नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश पहलगाम में मिले जख्मों पर अभी ढंग से दवा भी नहीं लगा पाया कि बीजेपी इसका सियासी लाभ यानी सियासी फायदा लेने में लग गई है और इसके लिए सेना को भी टूल की तरह इस्तेमाल करना पड़े तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। यह बात अब सामने आ गई है। मध्य प्रदेश में एक नहीं बल्कि दो बीजेपी के मंत्रियों ने सेना को लेकर अभद्र बयान दिए और जब कांग्रेस ने विरोध किया, मामला अदालत में पहुंचा तो कहा जा रहा है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं अब सरकार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। पहले मोदी ने इस किस्म का दावा किया और आज राजनाथ सिंह ने भुज में यही बात कही। आप जानते हैं कि आज राजनाथ सिंह भुज गए हुए थे एयरबेस। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा या नहीं रहेगा, यह बड़ा सवाल, बड़ा संवेदनशील सवाल है, क्योंकि यह कोई वीडियो गेम नहीं है दोस्तों, जिसमें एक स्टेज पार हो गई और दूसरे के लिए थोड़ा रुक गए, फिर खेलना शुरू कर दिए। इस ऑपरेशन में आतंकवादियों के अड्डे साफ हुए, यह बड़ी उपलब्धि है हमारी, लेकिन इसके बदले हमारे जो सैनिक शहीद हुए वो नुकसान कभी नहीं भरा जा सकता। इस कार्रवाई में पाकिस्तान की तरफ से हुए हमले में कई निर्दोष नागरिक हमारे देश के मारे गए, जिन्होंने न युद्ध लड़ने की कभी ट्रेनिंग ली थी और न कभी मोर्चे पर गए थे। उन्हें तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। 2-4 दिन की सांत्वना के बाद उनके परिजनों को फिर अकेला छोड़ दिया जाएगा। हमेशा ऐसा ही होता है, इसलिए यह बात यहां कह रहा हूं। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि युद्ध केवल हार जीत का सवाल नहीं होता दोस्तों, उसके साथ जो बर्बादी आती है उस पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन इस गंभीर मसले पर पिक्चर अभी बाकी है। जैसे फिल्मी संवाद, फिल्मी डायलॉग बोलकर इसे हल्केपन के साथ पेश किया जा रहा है, यह काफी चिंता की बात है और दुखद है कि यह बात कही जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से और सरकार के मंत्रियों की तरफ से। सैनिकों के बीच पहुंचे मोदी का बढ़िया फोटो शूट हो गया और उस जगह पे हुआ जहां पे फोटो लेना मना है। आप याद कीजिए, कितने भी एयरपोर्ट हैं, कितने ऐसे सैनिक अड्डे हैं जहां साफ साफ लिखा है कि फोटो शूट नहीं कर सकते आप, लेकिन वहां फोटो शूट हो गया। नरेंद्र मोदी पहुंचे थे इसलिए, और बीजेपी ने इस पर एक वीडियो भी बनाकर डाल दिया है, यह देख लीजिए आप, जिसे देखो तो लगेगा कि देश में इनसे बहादुर, इनसे समर्थ कोई और है ही नहीं, और सेना को हटाकर उनकी जगह पर इन्हीं को भेज दीजिए। जरा देख लीजिए इस वीडियो को, पूरा फुल स्क्रीन देखिए। He's a really cool guy. He's got a cool shirt. He's got cool shoes. Did I mention the shirt? If you ever got the chance to meet him, you'd know why I want to be him. He walks into a room and everyone respects him. लेकिन इस पर भी कांग्रेस को ही गलत ठहराया जा रहा है। कल आपने सुन लिया था, थोड़ा सा कह दिया गया कि कांग्रेस के लोग मांग रहे हैं इनसे इस्तीफा। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनका बयान आपने सुना होगा, कल हमने इसी प्रोग्राम में दिखाया था। आखिर में आया था और कहा था कि कांग्रेस के लोग यही सब करते रहते हैं, इस्तीफा मांगते रहते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांके। लेकिन उमा भारती ने क्यों इस्तीफा मांगा, यह भी तो बता दें बीजेपी के लोग। इधर विजय शाह मामले में कार्रवाई हुई नहीं और अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कह दिया है कि सेना मोदी जी के आगे नतमस्तक है। हालांकि अब इस बयान को भी कांग्रेस की साजिश बताई जा रही है। देवड़ा कह रहे हैं कि आधी अधूरी बात दिखाई गई, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी की खूब खबर ली है। पहले देवड़ा को देख लेते हैं।
जगदीश देवड़ा कह क्या रहे थे, जरा उनको देखेंगे। और उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कांग्रेस ने हमला बोला है, इसको भी देखेंगे। और पहले देखिए जगदीश देवड़ा को। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करते हैं। पूरा देश नतमस्तक है, प्रधानमंत्री के चरणों में सेना भी नतमस्तक है। आखिर कहना क्या चाह रहे हैं आप भाई? इस पर इधर सुप्रिया श्रीनेत ने दोनों मसलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, जरा उनको सुनिए। भारत की पूरी सेना और भारत के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं, मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाकों चने चबवाने का काम जो सेना करती है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। हमारी सेना ने हर बार दुश्मन को धूल चटाने का काम किया है और इस बार भी इतनी आक्रामक कार्रवाई की कि पाकिस्तान के पैर कांप गए, उनकी रूह कांप गई। तो सुप्रिया श्रीनेत को आप सुन रहे थे। मध्य प्रदेश बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए, मध्य प्रदेश बीजेपी जो है वो अपने केंद्रीय नेतृत्व के लिए परेशानी खड़ी कर चुकी है दोस्तों। और इधर बिहार बीजेपी ने भी कल जिस तरह राहुल गांधी को बढ़त दे दी, उसमें भी मोदी फंस रहे हैं। क्योंकि कल दरभंगा के कार्यक्रम से लेकर पटना में फुले फिल्म देखने तक राहुल गांधी का जलवा बिहार में दिखा। राहुल गांधी जब पहले दरभंगा पहुंचे, दरभंगा में उनको छात्रावास में जाने नहीं दिया गया और वो गए तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। एक नहीं, दो एफआईआर। आइए जरा सुन लेते हैं जो राहुल गांधी यहां कह रहे थे। जब राहुल गांधी दरभंगा के छात्रावास में छात्रों से संवाद कर रहे थे तो क्या कह रहे थे, सुन लीजिए जरा। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की।
रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। आपकी ताकत, आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसलिए दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। यह बात कह रहे हैं यहां राहुल गांधी, और इसमें बीजेपी अब केवल अपनी चिढ़ निकाल रही है। और कल आपने देखा था रविशंकर प्रसाद ने इसी पर क्या प्रतिक्रिया दी थी। आइए एक बार और सुनाना चाहता हूं, क्योंकि यहां से सियासत थोड़ा आगे बढ़ गई है। रविशंकर प्रसाद को सुनिए। नाटक करने में तो राहुल गांधी काफी तेज है। मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, अब आप विपक्ष के नेता हैं, तो जब लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं तो आपका दर्जा कैबिनेट रैंक का है, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी चाहिए। अच्छा होता जहां पाकिस्तान के लोगों ने निर्दोष नागरिक को चोट पहुंचाई है, वहां जाके उनके आंसू पोंछते, उनके साथ खड़े होते, अस्पताल में जाके मिलते। जो माओवादियों ने, नक्सलाइटों ने पुलिस वालों को छत्तीसगढ़ में परेशान किया, जो वहां विजय हुई है सैनिकों की, वहां चले जाते हैं। लेकिन चलिए, राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। तो देख रहे थे आप, ये इनका भाषण, इनका बयान राहुल गांधी के बाद, यानी रविशंकर प्रसाद जी का बयान यहां क्यों सुनवाया? इसलिए सुनवाया कि आप अभी मध्य प्रदेश के दो नेताओं के बयान सुन लिए, कैसे नरेंद्र मोदी को फंसा दिया, और कैसे ये फंसा रहे हैं नरेंद्र मोदी को, अपने ही लोग फंसा रहे हैं। ये इसलिए ये कह के फंसा रहे हैं कि राहुल गांधी नाटक करना बंद कीजिए। नाटक कौन करता है? अभी आप कूल गाइज गाना सुन रहे थे, टोपी से लेकर नीचे तक, जूते तक। उसके बाद दूसरी बात महत्वपूर्ण, राहुल गांधी तो सब जगह गए। राहुल गांधी कानपुर भी गए, द्विवेदी जी के यहाँ, आप याद कीजिए। नरवाल के यहाँ भी गए, हिमांशी नरवाल से मिलने। राहुल गांधी श्रीनगर गए। राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं जहां भी होती हैं, पहलगाम की बात कर रहा हूं, पहलगाम के बाद राहुल गांधी गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहां गए? आदमपुर एयरबेस, फोटो खिंचाने, तस्वीरें, वीडियो बनाने। तो ये फर्क है। इस फर्क को बीजेपी के लोग शायद समझते होंगे, और इसीलिए अपने ही नेता को डाउन करने के लिए शायद ऐसा कर रहे हैं। अब मोदी कहां जाते हैं, कहां नहीं जाते हैं, यह उनका कार्यालय या प्रचार तंत्र तय करेगा। लेकिन अभी तो यह दिख रहा है कि बिहार चुनाव से पहले पहलगाम मुद्दे पर सहानुभूति बटोरने और ऑपरेशन सिंदूर का फायदा लेने की कोशिश बीजेपी ने की है। वो बुरी तरह इस कोशिश में नाकाम हो गई है। उधर गुजरात से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है दोस्तों, यहां यह जिक्र करना जरूरी है। गुजरात का नाम इसलिए क्योंकि गुजरात से ही आते हैं दोनों भाई, नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री। गुजरात का एक अग्रणी अखबार है, समाचार पत्र समूह गुजरात समाचार के नाम से, 1932 से निकलता है वो अखबार। हमारा अखबार 1959 से निकलता है। यह अखबार हमसे भी पहले से, आजादी से पहले से है। बहुत मजबूत अखबार है, गुजरात का नंबर 1 अखबार। उस अखबार के मालिक बाहुबली शाह पर ईडी की कार्रवाई होती है और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। बाहुबली शाह 73-74 साल के हैं। अब मामला सियासी मोड़ ले चुका है, और इस बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम लोगों ने, अलग अलग दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सब ट्वीट कर सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सच की आवाज को दबाना क्यों चाहते हैं। अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले कुछ यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया, कुछ के जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो ब्लॉक किए गए। ये अखबार भी, गुजरात समाचार, ये भी हमारी आपकी तरह मजबूती के साथ डटे हुए सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, उनकी कमजोरियों को गिनाता है, जैसे हम और आप गिनाते हैं। इनके यहां ईडी की छापेमारी हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि अभी से थोड़ी देर पहले यह खबर आ रही है कि बाहुबली शाह को छोड़ दिया गया है, जब यह पॉलिटिकल दबाव पड़ा तो। लेकिन पूरा का पूरा मामला पॉलिटिकल है, यह उस परिवार का कहना है, बाहुबली शाह के परिवार का कहना है कि मामला पॉलिटिकल है।
आइए पहले सुनते हैं, देखते हैं क्या लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे इस मसले पे, फिर राहुल गांधी को देखेंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये बातें यहां क्यों रख रहा हूं वो आगे बताता हूं। मोदी जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था, क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत बढ़िया बात है, क्रिटिसिज्म जो है वो आत्मा है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। गुजरात समाचार एक 93 वर्ष पुरानी संस्था है जिसके वरिष्ठ संस्थापक श्री बाहुबली भाई शाह जी को ईडी से गिरफ्तार करवाकर मोदी जी ने सिद्ध किया है कि अरेस्टिंग क्रिटिसाइज द फर्स्ट साइन ऑफ अ स्केयर्ड डिक्टेटर। ये कह रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जिसने भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और जिसने भाजपा से समझौता नहीं किया उसको जेल जाना पड़ेगा। डिक्टेटरशिप, स्केयर डिक्टेटर। सरकार द्वारा स्वतंत्र मीडिया पर दबाव बनाकर अपने हक में इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए घातक है। यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। जैसे गीता का वचन है कर्म ही पूजा है, उसी तरह यहां पर आखिरी लाइन है कि अपने हक में मीडिया को दबाकर, यानी मीडिया पर दबाव बनाकर अपने हक में इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए घातक है। अगर सरकार ऐसा करे तो यह ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। राहुल गांधी ने भी लिखा है इसी मसले पर। आइए जरा राहुल गांधी को सुनते हैं, देखते हैं क्या लिख रहे हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं, गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की आवाज दबाने की एक और साजिश है। जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी डर की उसी राजनीति का हिस्सा है जो अब मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। देश न डंडे से चलेगा न डर से, भारत चलेगा सच और संविधान से। यह भी आखिरी लाइन बहुत मजबूत लाइन है जो यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं। तो दोस्तों आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या सेना और सैन्य ऑपरेशन को सियासी टूल बनाने के फेर में बीजेपी ने मार ली है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी। बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ जो आसपास की घटनाएं हो रही हैं उसके क्या मायने। गुजरात समाचार का जिक्र मैंने कर दिया है, लेकिन उसके अलावा बीजेपी के लोग खुद पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं या नरेंद्र मोदी के उस जूते से टोपी तक, वो नहीं पच पा रहा है। ये सब समझते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सब से आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। बहुत इंपॉर्टेंट दिन, बहुत सारी खबरें और उन खबरों को एक साथ समेट के लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश रहती है कि सब कुछ ले आएं। कल आपने देखा था, एक नाम यहां और बता देता हूं, कंगना रनौत। बहुत अच्छी अदाकारा हैं, फिल्म बहुत शानदार करती हैं। उनकी क्वीन फिल्म देखकर तो हम लोग दीवाने हो गए थे। बहुत अच्छी एक्टिंग। उतनी ही अदाकारा वो निकली जब आई राजनीति में, लेकिन साफगोई देखिए, कितनी साफगोई है उस अदाकारा में, कंगना रनौत में, कि उन्होंने कल, उनका ट्वीट आपने देखा, कल उन्होंने लिखा कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी जिसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिलीट करने कहा और उनके आदेश के अनुसार मैंने उसे डिलीट कर दिया। न सिर्फ एक्स से डिलीट किया, उसे इंस्टाग्राम से भी डिलीट कर दिया। पापा ने कहा है किसी को मत बोलना, मैं घर पे हूं। चलिए खैर, आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। और जरा ये नर्मदा के पानी में हो क्या गया है डॉक्टर साहब? सब सच सच बोलने लगे हैं। डॉक्टर साहब, नर्मदा का पानी तो ऐसा कभी नहीं रहा। पुण्य सलीला नर्मदा हमेशा से पापियों के पाप भी धोती रही है। इसी नर्मदा के पानी में मध्य प्रदेश की राजनीति का वो दौर भी था जब एक आदिवासी मंत्री को ही दिग्विजय सिंह ने सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगने मात्र पर मंत्री पद से हटा दिया। और यही मध्य प्रदेश है जहां 2 मंत्री, दूसरा तो उप मुख्यमंत्री है जगदीश देवड़ा, भारत की सेना का अपमान कर रहे हैं सरेआम, और फिर कह रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ दिया गया। सार्वजनिक समारोह में सैकड़ों लोगों के सामने आप बोल रहे हैं, वीडियो में दिखाई और सुनाई दे रहा है। मैं इन दोनों घटनाओं को 2 प्रतीकों से जोड़ना चाहता हूं। भारत में राजनीति में कई तरह के प्रतीकों का प्रयोग होता रहता है। विरोध प्रदर्शन के अलग अलग तरीके सभी पार्टियां ईजाद करती रहती है।
पिछले 2 दिन में 2 ऐसे प्रतीकों ने मुझे बहुत आकर्षित किया। यद्यपि वो एक राजनीतिक दल के क्रियाकलाप हैं, लेकिन एक प्रतीकात्मकता के साथ, एक तो कोटा में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विजय शाह का एक पुतला बनाया, उसमें बहुत लंबी सी लाल रंग की एक जीप बनाई, लंबा कपड़ा था, कोई चुन्नी होगी, और उसे फिनाइल से साफ किया। एक प्रतीक तो ये है गंदी जुबान को साफ करने का। दूसरा प्रतीक आज भोपाल में कांग्रेस के नेताओं ने ही सामने रखा है। कांग्रेस के एक नेता है मनोज शुक्ला, उन्होंने बीजेपी नेता विजय शाह के घर पर जाकर बेशरम का पौधा भेंट किया है। बंगले में तो वो थे नहीं, वहां उन्होंने उनके दरवाजे पर लाकर रख दिया। ये हमारे दर्शक जानते होंगे बेशरम का पौधा। जी, ये बेशरम भी अमेरिका की कृपा से हमारी भारत भूमि पर पुष्पित पल्लवित हो रहा है। 1960-70 के दशक में गेहूं के साथ इसके बीज चले आए थे और ये खरपतवार है। तो देखिए, बेशरम का पौधा और जीभ को फिनाइल से धोना, मुझे लगता है इससे सटीक प्रतीक नहीं हो सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इस वक्त सेना के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उसका रोज अपमान कर रहे हैं, उसका इलाज यही हो सकता है। ये लोकतांत्रिक तरीका है, इसमें कोई हिंसा शामिल नहीं है, कोई वैसा अपमान किसी का नहीं किया जा रहा। अब आते हैं उस दूसरे पक्ष पर, यह सब हो क्यों रहा है। थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार की विफलताओं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के हड़काने पर घोषित सीज फायर, दुनिया भर से उठ रहे तमाम सवाल कि क्या खोया क्या पाया, हमारे कितने जंगी जहाज इसमें नष्ट हो गए, हमारे नागरिकों को जान से हाथ धोना पड़ा, बहुत सारे सवाल। प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आ रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, मन की बात जैसी उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन की एक औपचारिकता पूरी कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं इन तमाम सवालों से देश का ध्यान भटकाने के लिए यह सब हो रहा, क्योंकि सेना का सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी और उनका पितृ संगठन पहले भी नहीं करते रहे। जब परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत ने यह कहा था कि सेना को तो आपदा की स्थिति में तैयार होने में 3 महीने लगते हैं, हमारे स्वयं सेवकों की फौज तो 3 दिन में तैयार हो जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सेना से ज्यादा साहसी तो व्यापारी होते। वही सिलसिला इस वक्त विजय शाह और जगदीश देवड़ा तक पहुंचा है। इन तमाम सवालों से देश के सामने जो सवाल है, ध्यान हटाने के लिए मुझे लग रहा है ये सब हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के दिलो दिमाग में सेना का सम्मान पहले भी कभी नहीं था। अब अंत में छोटा सा विवरण रविशंकर प्रसाद के बयान का। आपने ठीक कहा, रविशंकर प्रसाद का बयान बूमरैंग हो गया है। जब वे ये कह रहे थे कि राहुल गांधी पहलगाम जाते आंसू पहुंचने, तब उन्हें हो सकता है उनके आईटी सेल न बताया हो, क्योंकि ये मंत्री रह चुके हैं और इन सब लोगों का स्तर सिर्फ व्हाट्सएप विश्वविद्यालय और आईटी सेल का है। हो सकता है उनके आईटी सेल ने न बताया हो कि राहुल गांधी पहलगाम हुआ है, अपनी अमेरिका यात्रा छोड़कर। शुभम द्विवेदी के घर हुआ है, विनय नरवाल के घर हुआ है, और लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये सारे सवाल जो रविशंकर प्रसाद ने पूछे, कहीं ऐसा तो नहीं वे क्षमा कीजिए, वे नरेंद्र मोदी से पूछ रहे थे। मंत्री न बनाने की कोई खीज, कोई व्यथा हो, इसलिए वे नरेंद्र मोदी को कॉर्नर कर रहे थे, उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि पहलगाम नहीं गए। मैंने जब ये सवाल ट्विटर पर पूछा तो एक अंधभक्त होगा, उसने मुझसे पूछा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुंबई हमले के बाद मुंबई पहुंचकर एक भीड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की थी। मूसलाधार पानी बरस रहा था, छाता लगा हुआ था उनके ऊपर। डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां पहुंचे थे जहां 2 दिन पहले युद्ध समाप्त हुआ था। ये अंतर अब इस देश को दिखाई दे रहा है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, सेना का इतना अपमान आजाद भारत में आज तक किसी ने नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अगर इस देश के लोग ये बर्दाश्त कर लेते हैं, जैसा सुप्रिया ने कहा है कि अगर जगदीश देवड़ा बर्खास्त नहीं होते, तो ये माना जाना चाहिए कि ये कथन नरेंद्र मोदी का है। और मैं पहले दिन से अपने हर वीडियो में कह रहा हूं कि विजय शाह ने जो कुछ कहा है वो दरअसल में देश के सर्वोच्च शिखर से कहा हुआ कथन और विचार। जी राजीव।
जी जी बिल्कुल, आना चाहता हूं जरा जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास पहले, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं। सुनील जी, कैसे देखा जाए यहां से लेकर मध्य प्रदेश तो एपी सेंटर बन गया है, एक मंत्री फिर दूसरे मंत्री, मध्य प्रदेश के ही पुराने नेता कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि इस्तीफा दो, बर्खास्त करो, लेकिन यहाँ बचाने की कोशिश पूरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विजय शाह का आ गया है, एक नए साहब आ गए जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री हैं, वो नतमस्तक, सेना नतमस्तक है नरेंद्र मोदी के चरणों में, पूरा देश नतमस्तक है आज नरेंद्र मोदी के चरणों में, उनकी जुबानी सुन लिए। आखिर हो क्या रहा है ये सुनील शुक्ला जी? धन्यवाद राजीव जी। देवड़ा साहब तो वही कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता, किसी नेता, किसी पदाधिकारी, कोई भी इकाई, कोई मंत्री आज तक नरेंद्र मोदी जी से असहमत कभी दिखाई पड़ा? किसी ने कोई एक शब्द आज तक बोले? वरिष्ठतम नेताओं की बात कर लीजिए तो देवड़ा साहब तो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। सेना किसी के सामने कभी नतमस्तक नहीं हुई। सेना इस जनता के लिए खड़ी है, इस देश के गौरवगान के लिए खड़ी है, इस देश के गौरव की सुरक्षा के लिए खड़ी है और उसने हमेशा इसको साबित भी किया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किसी अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई की है आज तक जिसने, जो किसी भी मामले में आरोपी रहा हो? गंभीर से गंभीर आरोप फग्गन सिंह कुलस्ते साहब के खिलाफ कितने आरोप थे? कौन सी कार्रवाई हुई? आप याद कर लीजिए सिंगरौली में क्या हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक महोदय ने एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया। कौन सी, आप क्या पार्टी साथ से निकाला उनको? कोई संगठन, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई इन्होंने की? विजय शाह साहब के बारे में अगर आप कार्रवाई करने के या कोई नैतिक मापदंड आप स्थापित करने के लिए बीजेपी प्रयास करती तो इनको चुनावी राजनीति से बाहर कर देती। इतने आरोप हैं इनके खिलाफ। और शिवराज सिंह चौहान ने 2013 में साहस किया, इनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, लेकिन बीजेपी तो लगातार टिकट देती रही। कितने आरोप इनके ऊपर? राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने का आरोप है, अपने इलाके में फिल्म की शूटिंग रुकवाने का आरोप है, जब फिल्म कलाकारों ने से रात में मिलने से इनकार कर दिया। एक दो घटनाएं नहीं इनके साथ, एकदम पूरी की पूरी श्रृंखला है। बीजेपी ने कभी कोई कार्रवाई नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं कार्रवाई करने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को हमेशा ध्यान में रखती है। उस वोट बैंक से सार्वजनिक क्षमता क्या बनती है, बिगड़ती है, इसकी चिंता उन्होंने नहीं कभी नहीं की, इसलिए कि अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं के लिए समर्पित है। अब चाहते हैं केवल जो उनका अपना मतदाता। और विजय शाह कितने बड़े नेता हैं, आप खुद, भले मैं मान लेता हूं कि 8 बार के एमएलए है वो, लेकिन ऐसा है कि पूरे आदिवासी समाज में उनका असर है। सही है कि आदिवासी समूह का लगभग 50 से अधिक सीटें हैं जहां मध्य प्रदेश में उसका असर है, लेकिन हमेशा आप केवल वोट बैंक की राजनीति करेंगे। आप लगातार सत्ता में हैं, बहुत लोकप्रिय नेता आपकी पार्टी में है, कुछ तो समाज के सामने आप आदर्श रखने की कोशिश कीजिए। नहीं है, जो सवाल है दूसरे के बारे में पैदा करते हैं। रविशंकर प्रसाद जी का आपने बयान सुनाया, यह अपेक्षा करते हैं या ये मानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो कम से कम पीड़ितों के पास जाना चाहिए। तो क्या इनके ऊपर लागू नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी क्या कौन सा नेता, आप उम्मीद तो कर रहे हैं, आप चाहते भी है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा प्राप्त है, तो उनको जाना चाहिए। आपके लोग गए क्या कहीं? राहुल गांधी तो गए, राहुल गांधी तो घायलों से ही मिले, जो शहीद होने वाले परिवार थे उनसे भी जाकर के मिले, उनके परिजनों से मिले। बिहार में जो बीएसएफ का एक जवान बेचारा शहीद होकर के आए थे, उनमें कांग्रेस पार्टी के लोग उसमें शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, कहाँ दिखाई पड़ रही है? और आज जो भी आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आपने एक वीडियो दिखाया, बीजेपी कौन होती है उसको जारी करने वाली? सेना कोई बीजेपी का अंग नहीं है, सेना तो देश की है, सभी राजनीतिक दलों की है, एक एक आदमी की है, इस देश की एक जनता की है। उस वीडियो को जो अंत में आते आते हमने दिखाया वो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया। क्यों? सेना के नाम पर आप राजनीति करेंगे? आपकी अपनी राजनीति, अपनी योजनाएं, अपने कार्यक्रम, अपनी गतिविधियां, उसके नाम पर आप लोगों के बीच में जाने की स्थिति में आप नहीं है। ये जो सेना के ऊपर सवार होकर के राजनीति करने की कोशिश थी, वह कोशिश इस सीज फायर के बाद जो घटनाक्रम बना उससे प्रभावित होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद के नारे को बना नहीं पाई, लोगों के बीच में ले नहीं जा पाई। सीज फायर को लेकर के तमाम तरह के सवाल पैदा हुए लोगों के बीच में।
जिस तरीके से सीज फायर की घोषणा की गई और जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगातार आज 6वीं बार फिर से बोला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने के लिए उन्होंने मदद की, लगातार कहते जा रहे, एक बार भी कभी किसी व्यक्ति ने खंडन नहीं किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने केवल यह बात कही कि बातचीत में व्यापार का मुद्दा नहीं था, लेकिन आपने ये कहा क्या कि जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं उससे हम असहमत हैं। ट्रम्प साहब की कोई भूमिका नहीं है। जो द्विपक्षीय मसलों को द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा हम हल करना चाहते थे, जिस राजनीति को हम बढ़ाते थे उसी राजनीति को हम बढ़ा रहे हैं, वही मेरी कूटनीति का हिस्सा है। आज तक किसी ने नहीं कहा, न तो रक्षा मंत्री ने, न प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने, जिनको कहना चाहिए था। ये जिस घटनाक्रम हुआ इसने भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा सिजरा था वो बिखेर दिया। और भारत सरकार ने, भारत देश ने कभी भी तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं किया, कभी भी नहीं स्वीकार किया। और ये एक कूटनीति रही है भारत की कि पाकिस्तान को हमेशा आतंकवाद का पर्यायवाची बना के रखा गया, उससे पाकिस्तान निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तमाम देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ करके दुनिया के तमाम देश बात करने लगे। यह हमारी कूटनीतिक विफलताएं को क्या हासिल कर लिया हमने इस पूरे अभियान के तहत। ये सवाल बीजेपी के ऊपर पैदा हो रहे हैं, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। अगर आप किसी चीज की अगर आप बात करें, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि गुजरात समाचार के ऊपर जो आप इनका छापा पड़ा, कितने लोगों के खिलाफ आरोप है, और अगर ये इतना ही गंभीर मसला था तो इतने लंबे समय तक आपको इंतजार करने की क्या जरूरत पड़ गई। ऐसे मौके पर जब ये पूरा का पूरा समाचार पत्र समूह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के आक्रामक बना हुआ है, तब आप उनको ईडी को लेकर वहां पहुंच गए। और ईडी के पास कोई समाचार पत्र के खिलाफ कोई मामला है तो उसकी जांच करें। अभी इन्हीं के कार्यक्रम में और ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने जाके कहा कि आप गिरफ्तारी पे बल मत दीजिए, आपका गिरफ्तारी पे जोर नहीं होना चाहिए, मामले की जांच कीजिए। यह किसी तीसरे व्यक्ति ने नहीं कहा, विपक्ष के नेता ने नहीं कहा, किसी राजनीतिक दल ने नहीं कहा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जाकर के इनके कार्यक्रम में कहा कि आप जांच पे बल दीजिए, अगर आपके पास मामला है तो जांच कीजिए। लेकिन कार्रवाई उनके खिलाफ जो लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं, यह बताता है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने आलोचकों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन ताकतों से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो सरकार की कमियों को, सरकार की विफलताओं को लोगों के बीच में ले जा रहा है। यूट्यूब चैनल्स को बंद कर देना, किसी लोक गायिका के खिलाफ, किसी विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर के खिलाफ जो सरकार के आलोचक हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देना, अखबारों के ऊपर छापे डालना, ये क्या है। और अगर आप पत्रकारिता में शुचिता चाहते हैं तो कम से कम जो मेन स्ट्रीम मीडिया के उन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते जिन्होंने इस संघर्ष के दौरान तमाम तरह के दुष्प्रचार किए, तमाम तरह की ऐसी बातें उन्होंने कही जो भारत सरकार जी से सहमत नहीं थी, सेना जी से सहमत नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी का जो ये डबल स्टैंडर्ड है वह पूरा का पूरा लोगों के बीच में एक्सपोज हो गया, पूरी की पूरी तरह से पार्टी एक्सपोज हो गई है। आप और एक पूरा घटनाक्रम देख लीजिए आप, विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद करना पत्थर पे घास उगाने की तरह है। इसके पहले का घटनाक्रम आप देख लीजिए, ये जो कुश्ती संघ में जो विवाद पैदा हुए थे, ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हुआ था, क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, कौन सा संगठनात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की उनके खिलाफ, उनको टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को टिकट दे दिया। कोई एक उदाहरण आप नहीं दे सकते और तमाम तरह के आरोप लगे। कर्नाटक का बात बीजेपी लगातार कर रही है। कर्नाटक में जिस जेडीएस नेता के पक्ष में प्रधानमंत्री जी वोट मांगने गए थे, कितने गंभीर आरोप थे, कितने गंभीर आरोप थे वो। आज तक पार्टी को उसको लेकर के कोई वक्तव्य नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं की। यह भी नहीं खेद व्यक्त किया कि नहीं हमसे गलती हो गई, हम नहीं जान पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो आधार है वह हमेशा अपने ध्रुवीकरण की राजनीति और अपने वोट बैंक को संबोधित करने की कोशिश है। समाज में कोई उच्च आदर्श बात तो बड़ी करती है, नैतिकता की बात, उच्च आदर्शों की बात, समाज के विकास की बात, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की बात, नैतिक जीवन के प्रति तमाम तरह के अच्छे लचीदार बात है। लेकिन राजनीतिक जीवन में उस किसी भी मानक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिससे इसके राजनीतिक फायदे न होते हो। जी, अगर राजनीतिक फायदा है वह इनकी पहली प्राथमिकता है।
और ये राजनीति को दलीय हित से ऊपर न उठना कम से कम समाज और देश के पक्ष में नहीं जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, दलीय हित। और यहां आखिर सेना का अपमान क्यों कर रही है बीजेपी? बीजेपी के, अब बीजेपी कहना इसलिए, जनरलाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो दोनों नेता दोनों संवैधानिक पद पर आसीन हैं, इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, तो क्या माना जाए इसको? प्रशांत टंडन जी, चल क्या रहा है आखिर? जी, 2-3 पॉइंट जो आपने रखे हैं। पहली बात, जो बीजेपी का वीडियो है, और ये अक्सर कई बार ऐसा प्रधानमंत्री करते हैं कि वो सेना की यूनिफॉर्म पहन के दिखाई देते हैं। बहुत मुश्किल एग्जाम देकर ये लोग जाते हैं सेना में, बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होती है, बहुत विषम परिस्थितियों में वो ड्यूटी करते हैं अपनी जान हथेली में लेकर, तो उनके ऊपर वो यूनिफॉर्म डचती है, वो उनका हक है। नेताओं को ये सब फैंसी ड्रेस से दूर रहना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात की, जो क्यों ये सेना के खिलाफ बीजेपी के नेता बोल रहे हैं? पहली बात की, जो जिस तरीके का सांप्रदायिक बयान दिया बीजेपी के नेता ने, वो सांप्रदायिक बयान की जरूरत क्या पड़ी? या क्यों ये ऐसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नतमस्तक का सेना मोदी जी के? कारण क्या है? देखिए, 10-11 साल नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर यह आरोप लगाते रहे और अपनी हेकड़ी दिखाते रहे कि पाकिस्तान में घुसेंगे तो बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, पाकिस्तान में घुसेंगे तो पीओके लेकर आएंगे। जब आप गए थे तो पीओके क्यों नहीं लेकर आए थे? तो कोई इनसे पूछे कि करगिल में तो आपकी सरकार थी, तो आप पीओके लेके क्यों नहीं आ गए थे, और इस बार क्यों नहीं ले आए? ये जो बड़े बड़े बातें की गई और सीज फायर घोषित हुआ ट्रंप ने, आप जो भी आप स्पिन उसको देते रहे, कोई तोड़ मरोड़ करते रहे, इस हकीकत को कैसे कोई बदल सकता है कि 5:33 पे 10 तारीख को ट्रंप का ट्वीट आता है और 5:55 पे विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 6:10 पर विदेश मंत्री का ट्वीट आता है। इस सच्चाई को आप कैसे मोड़ सकते हैं? इस सच्चाई को तो बदल नहीं सकते। तो कुछ ग्राउंड पे है नहीं कहने को। समर्थकों को आपने और ढंग से किया, और ट्रंप आपको रोज एम्बैरेस कर रहा है। ट्रंप के जीतने के लिए आप ही के लोग हवन कर रहे थे जगह जगह, तो बहुत एम्बैरेसमेंट है। और उस एम्बैरेसमेंट से बचने का जो रास्ता निकालते हैं, तो वो ये रास्ता निकल आता है कि सेना कोई बुरा भला कहो। दूसरी बात, देखिए, मुझको पूरा यकीन है कि सेना ने जब ये कार्रवाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर, और उसके प्रवक्ताओं को चयन करने का समय आया होगा, उस पर एक विचार विमर्श हुआ होगा। मुझे बड़ा यकीन है कि सेना का, मैं कल्चर क्योंकि जानता हूँ सेना ने इस मामले में सरकार की कोई पूछताछ नहीं की होगी, या ये फैसला सरकार से ले लिया होगा। ये सेना के कमांडर्स का अपना फैसला था, अपनी सेना का इमेज और सेना को सही पर्सपेक्टिव में दिखाने के लिए उन्होंने 2 महिलाओं का चुनाव किया। और जो देश में माहौल है, जो सेना पे तमाम तरीके के लांछन भी लगते हैं, कभी कभी आरोप लगते हैं, उसको सही करने का एक मौका था, उन्होंने उस मौके को किया और 2 अपने काबिल अफसरों को लगाया। बीजेपी और आरएसएस जिस कल्चर के हैं, उनको ये पसंद नहीं आया होगा कि कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेनाओं की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया से बात कर रही है।
जो प्रधानमंत्री मुसलमानों को पंचर वाला कह रहा है, और कोई बहुत 15 साल पहले की बात नहीं है, अभी हाल फिलहाल 1 महीने पहले की, इसी वक्फ बिल के दौरान, और उस देश की सेना इस पंचर वाली थ्योरी को पंचर कर रही है। पसंद तो नहीं आया होगा। तो जो बीजेपी का ये मंत्री बोल रहा है, ये बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की भावनाओं को ही वो आगे बढ़ा रहा है, इसीलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और होगी भी नहीं। जो सुनील जी कह रहे थे कि पत्थर पे घास उगाने जैसी ख्वाहिश है, होगी भी नहीं। जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर देगा, बीजेपी की सरकार नहीं करेगी। कहाँ सेंगर के खिलाफ किया था, कहाँ वो जो ये पहलवानों को बुरा भला कह रहा था बृजभूषण सिंह जी, कहाँ उसके खिलाफ किया था? कितनी कितनी गंदी बातें उसने नहीं की, लगातार नहीं की, उसके बाद भी नहीं किया उसको पनिश। रमेश बिधूड़ी रमेश बिधूड़ी तो जो महिलाओं को अपशब्द कहे, जो माइनॉरिटीज को अपशब्द कहे, जो दलितों को अपशब्द कहे, उसका सम्मान है बीजेपी में। तो ये बीजेपी की संस्कृति के हिसाब से उसने बयान दिया है, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी जब तक कोर्ट नहीं करेगा, और ये बहुत मुश्किल काम है। दूसरा कि एक और जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि गुजरात समाचार वाला जो आपने बात उठाई, मैं व्यक्तिगत रूप से श्रेयांश शाह को जानता हूँ। दोनों भाई बहुत बहादुरी से अखबार निकालते। मैं उनके दफ्तर गया और मैंने बार बार उनसे ये पूछा था कि आप गुजरात में रहकर ऐसा अखबार कैसे निकाल पाते हैं? तो वो मुस्कुरा के कहते हैं नहीं, हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आती, हम करते हैं। 30 साल पुराना केस कोई निकाला है, 30 साल पुराना केस। क्यों निकाला है? यही ऑपरेशन सिंदूर का मामला है राजीव जी, कि वो पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन वो पत्रकारिता कहाँ कर रहे थे? गुजरात में, गुजराती भाषा में। वो गुजराती भाषा में गुजरात में इनकी हवा निकाल रहे थे ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग से। वो गोदी मीडिया की तरह की बातें नहीं कर रहे थे, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वाली। इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आप कलकत्ता के टेलीग्राफ में जाके अंग्रेजी में लिख देंगे, वो शायद उनके सीधे लोगों को परेशान नहीं करेगा, लेकिन गुजरात में गुजराती भाषा में उन्हीं के घर में आप कर रहे थे तो ईडी तो आएगी। लेकिन श्रेयांश शाह और उनके भाई दोनों मजबूत लोग हैं और दशकों से अखबार निकाल रहे हैं। कम संसाधनों में अखबार निकालते हैं, बहुत खर्चीला अखबार नहीं निकालते वो, लेकिन मजबूती के साथ और अच्छी पत्रकारिता करते हैं। ये तो मैं वहाँ जाकर उनके साथ मिल के वहाँ रह कर देख कर आया हूँ, तो इसलिए थोड़ा परेशानी का मामला है कि परसेप्शन जो है वो नहीं बन पा रहा है, जो परसेप्शन बनाना चाहते थे मोदी साहब, उसमें लेट हो गया। और आखिरी बात जो डॉक्टर पाठक कह रहे थे रविशंकर प्रसाद के बारे में, देखिए उनको मंत्री नहीं बनाया गया। रविशंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं न्यूज़ 24 जिनका चैनल है, सगे रिश्तेदार हैं। उनको खबरों उनके पास सब खबरें होती हैं कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, मोदी जी कहाँ नहीं जा रहे हैं, उनके पास सब खबरें हैं। उन्होंने वो बयान राहुल गांधी को आलोचना करते हुए सिर्फ इसलिए किया है कि मोदी जी कहाँ नहीं गए, इसकी भी चर्चा तो हो। वो चर्चा हो रही है जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चर्चा आखिर हो रही है, और चर्चा आखिर क्यों हो रही है? और इन तमाम मसलों को देखिए तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर ऑपरेशन सिंदूर तक बातें क्यों आ जा रही है, और क्यों कह रहे हैं राजनाथ सिंह, बीजेपी के तमाम अलग अलग नेता की पिक्चर अभी बाकी है। शुरुआत में मैं कह चुका हूं, ये कोई वीडियो गेम नहीं है कि पिक्चर अभी बाकी, या कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं आप कि अभी तो ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। ज़रा समझना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपसे कि क्या सचमुच
पिक्चर अभी बाकी है कह के यहाँ पाकिस्तान को आंख दिखाया जा रहा है या हिंदुस्तान में अपने वोट बैंक को मजबूत किया जा रहा है? नहीं, वो तो पिक्चर तो ट्रंप ने दिखा दी ना भाई। ट्रंप वाली पिक्चर से बचने के लिए ये सब पिक्चर जारी रहने की बात कर रहे हैं। पिक्चर उसने दिखा दी। और दूसरा है क्या कि देखिए, इस बीच में बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा नहीं हो रही है। जो ट्रेड डील्स हो रहे हैं, जो ट्रंप बोल रहे हैं, या यूके के साथ जो हमारी डील हुई है, वो सब ये सब इसी झटके में सब निकल रहा है। और वो उसके डील्स के बारे में चर्चा होनी चाहिए। लोग जो है ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं कि ये जो है सो मिलिट्रिज्म का ये क्रिएट माहौल क्यों बनाए रखना चाहते हैं। वो जगह जगह जा रहे हैं सेना के लिए। अब सेना जब आपने सीज फायर कर लिया है, उसके बाद ये जो है सब जगह नारे लगवा रहे हैं सेना से। ये सब कभी परंपरा रही है क्या? और एक्सपोज कर रहे हैं। ये जो सारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं यहाँ नहीं जो है कि करना चाहिए, इसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो गेम चल ही रहा है, ये जो आपने अभी सुनाया उनका जो कूल गाय वाला जो है जी, वो क्या है? ये वीडियो मतलब कि सोचे कि कॉमेडी बना दिया है इन्होंने। युद्ध को सही कहा आपने, कोई युद्ध थोड़े ही कोई वीडियो गेम है। और इसको वीडियो गेम की तरह, अगर वीडियो गेम था तो चालू रखते, इसको बंद क्यों कर दिया? बंद करना पड़ा इसीलिए कि युद्ध को ज़्यादा समय नहीं चला सकता। कोई भी कंट्री को बहुत सारे इम्प्लीकेशन सोचने हैं, उसके जो असर होंगे मानवता पर, जो उसका असर होता है, आपको कितनी भी ताकत हो उसका आपको एक सीमा में ही प्रयोग करना है। और अब दिखा रहे हैं कि अब आर्मी लड़ी और चित्र चल रहा है। अब देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें कि जो स्ट्राइक करने वाले लोग हैं, जो शहीद हुए हैं, उसकी चर्चा के बारे में कोई आज 65 से लेकर के 47 से लेकर के ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर अब्दुल हमीद से लेकर के अभी जो बाकी जो भी है बत्रा और सब लोग जो शहीद हुए, उसकी चर्चा होती थी। इस बार तो नैरेटिव ही बदल दिया है बीजेपी ने। एक बार प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही है, उन्होंने जैसे घुस के मारा टाइप का वो जैसे युद्ध लड़े हो। अब कभी सुना है आपने? हर युद्ध के बाद जो हमारे शहीद होते हैं उसकी चर्चा होती है। प्रधानमंत्री ने किसी शहीद की चर्चा नहीं की। पहलगाम में भी जो मारे गए उनके प्रति कोई संवेदना नहीं व्यक्त किया अभी तक। उनके कोई इस तरह का नहीं हुआ कि उनको कहे। और उसके बाद जो है आप उसका पूरा श्रेय लेने के लिए तैयार हैं और ये वीडियो शूटिंग करवा रहे हैं। ये जो है वो नहीं है फॉरेस्ट और क्या कहते हैं वन विभाग में, या वो जो उनका चलता है, जो गए थे वहाँ हाथी के साथ, वो वाला मामला नहीं है। बहुत सीरियस इशू है युद्ध। और फिर आपने युद्ध किया तो उसके बारे में लोगों को बताना था। ये वो आर्मी कैप्स देखे क्या है प्रायोरिटी। ये डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है कि आपको जनता को आकर बताना था, आपको संसद को बताना था, आप विपक्ष को बताना था युद्ध में जाने के पहले और जाने के बाद, लेकिन विपक्ष को बताना था। लेकिन इन्होंने कोई नॉर्म नहीं उसका माना और उसके बाद अभी जा रहे हैं और सब जगह जा रहे हैं। इसका मतलब है एक तरह का सेना का मतलब युद्ध का, पाकिस्तान से युद्ध का माहौल बताते रहना है, ताकि युद्ध चुनाव जो है बिहार के चुनाव तक ये खींचा जा सके कि जैसे भारत युद्ध में है। भारत युद्ध सीज फायर कर चुका है। ये रियलिटी आप बताइए लोगों को और आप बोलिए कि वो युद्ध हुआ। लोगों ने जिन लोगों ने दी शहादत उसकी चर्चा करिए, उनका सम्मान करिए। लेकिन उसकी कोई चर्चा कहीं आप देख रहे हैं वहाँ कोई गया नहीं है। बिहार में जो शहीद का ये आया क्या कहते हैं उनका मतलब पार्थिव शरीर, तो उसमें कोई मंत्री वगैरह और कुछ नहीं, बिहार सरकार ने कोई उसको तवज्जो कुछ उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और जबकि वहाँ के आसपास के लोग जो है और जो गांव के लोग हैं उन लोगों ने उसको वीडियो देखिएगा, सब लोगों ने उसका किस तरह से उसको सम्मान दिया और किस तरह से उसको मनाया, मतलब उनकी शहादत को सेलिब्रेट किया है। तो ये जो है ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक स्टंट है, स्टंट पॉलिटिकल स्टंट है। और ये पॉलिटिकल स्टंट है चुनाव के लिए। और लोगों को ये बताना जरूरी है कि इस स्टंट में मत फंसिए। और आप उसको और युद्ध का जो वार मॉन्गरिंग है इसके विरोध में हम लोगों को भी माहौल बनाना चाहिए
कि भाई युद्ध इस तरह का नहीं है कि इस मानवता से जुड़ी हुई बात है। लोग हताहत होते हैं, 100 लोग उनके अगर मारे गए जो दावा है क्या कहते हैं भारत सरकार का, तो हमारे भी 21 लोग मारे गए इस मतलब बाद में, 40 तो मतलब 26 तो पहले ही मारे गए। तो ये जो है वो खेल नहीं है। और उसका और अभी उसका आया है मीरवाइज फारूकी का कि भाई वो जो है सो पीस हमको चाहिए और हमको युद्ध नहीं चाहिए, और कोई कश्मीर के लोगों के तकलीफ के जो युद्ध के कारण उनको झेलना होता है इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। तो जो इश्यूज है उससे भटकाने के लिए है। और दूसरा है सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि उसको हिंदू मतलब पाकिस्तान तक नहीं रहना है, हिंदू मुसलमान भी बनाना है। जो सोफिया कुरैशी वाला कोई अनायास नहीं आ गया है, वो सोफिया कुरैशी वाला इसीलिए आया है अंततः मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकता ये बताना है, और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और आप एक और जो बढ़िया हो गया, एक चीज जिस पर कि आप लोग सबकी मैं चाहता हूं कि इस पर ध्यान करिए कि बीजेपी में खलबली है। और आपने जो तीनों बात की ना कि कंगना रनौत की बात की या ये क्या कहते हैं प्रसाद की बात की, रविशंकर प्रसाद, हाँ, और ये जो बाकी जो स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं और ये जिस तरह से चुप कराया, इसका मतलब ये है कि बीजेपी में जो है एक तरह की खलबली है। ये जो सीज फायर हुआ है उससे बीजेपी में भी लोग नाराज हैं, और वो नाराजगी जो है उसको ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए घूम रहे हैं जगह जगह आर्मी बेसेस में, ताकि ये बताएं कि युद्ध भाई समाप्त नहीं हुआ है, युद्ध जारी है। युद्ध जारी नहीं है ये बताना बहुत जरूरी है। और ये जो खलबली है हमको लग रहा है क्या कि बीजेपी में एक धीरे धीरे एक तरह का मतलब सुलग रही है आग, जिस पर नज़र रखनी चाहिए पॉलिटिकली हम लोगों को। और वो आग है जो मौजूदा नेतृत्व है उसके खिलाफ जो है लोग जो है जा रहे हैं, वो धीरे धीरे ऐसा हमको लग रहा है। और हमको इस पर आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ आरएसएस उसको ढकने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझको आश्चर्य नहीं होगा कि एनडीए और बीजेपी के अंदर कोई पॉलिटिकल मतलब जिसको आप कहते हैं ये उबाल आए, उसकी उम्मीद हम लोग मतलब उसका चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझको। ये मत मान कर चलिए कि नीतीश है या चंद्रबाबू नायडू है वो परमानेंटली उनके साथ हो गए, उनके अंदर भी पार्टी के दबाव होंगे, उनकी पार्टी में भी चल रहा होगा। तो बाहर जो आप राहुल गांधी ने बहुत अच्छा किया कि डिस्कोर्स इसको सोशल जस्टिस की ओर ले गए, डिस्कोर्स को ले जा रहे हैं, लेकिन अंदर में भी इस कुछ है ये कुछ मतलब बेचैनी एक्सप्रेस हो रहा है, और अपने ही नेता को ये लोग सबोटेज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहाँ तक जाता है क्या जाता है ये इसमें भी पता चल गया ना कि जेपी नड्डा एकदम मतलब मोहर मारो टाइप वाला जो कहते हैं रबर स्टाम्प वाला मामला है, तो वो वही है। वो उसके ना भाई एक एमपी है, देखिए कंगना रनौत का जो भी अपना बैकग्राउंड हो या उनकी राजनीतिक समझ वगैरह को लेकर के हम लोगों को भी कई तरह की बातें हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस तो हुआ। और ये एक्सप्रेस ऐसा ये थोड़ी ही है कि कंगना अपनी वजह से उसको एक्सप्रेस अकेले कर सकती है। निश्चित तौर पर उसको पार्टी के लोगों से और लोगों के संपर्क में होगा या कुछ होगा जिसकी वजह से उसने बोल दिया कि भाई हमको जेपी नड्डा में, तो उसने उनको भी एक्सपोज कर दिया और ये बता दिया कि ये पार्टी का नेतृत्व किस तरह काम कर रहा है, चुप करा रहा है। हमको लग रहा है कि बेचैनी जो हम लोग बाहर में जो देख रहे हैं, जिसको कि ये चाह रहे हैं ये मिलिटरिज्म का जो एक तरह का सेना मतलब कि युद्ध का माहौल बना करके ढकना चाहते हैं, वो उतना आसान नहीं है। अंदर में भी लोगों को लग रहा है क्या कि ये ट्रंप वाला इशू को लेकर के ये सीज फायर जिस तरह से हुआ मतलब अचानक, ये सारे इश्यूज को लेकर के बीजेपी में भी कुछ चर्निंग चल रही है। चूंकि खबरों के लेने देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। सब जो है क्या कहते हैं गोदी मीडिया और जिनको संभव है अप्रोच जो रोज मिलते रहते हैं उनके साथ, वो लोग भी अब खबर देना ही छोड़ चुका है, इसीलिए कहना ही मुश्किल है। लेकिन मुझको लग रहा है कि समथिंग जो है उसमें दिक्कत हो रही है बीजेपी में है, ऐसा मुझको लग रहा है। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अंदर खाने कुछ चल रहा है।
यहाँ तो रोजाना देख रहे हैं हम कि सब अपने नंबर बढ़ाने में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी के सामने। रविशंकर प्रसाद नंबर बढ़ा रहे हैं, उधर नंबर बढ़ा रहे हैं विजय शाह जी, नंबर बढ़ा रहे हैं जगदीश साहब, और ऐसे ही नंबर बढ़ाने वाले बहुत लोग हैं जो बढ़ा रहे हैं। लेकिन और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वो काजीरंगा में जंगल सफारी कर रहे हैं, उसकी तस्वीर भी खूब अभी चल रही है अपनी पत्नी के साथ। तो बढ़िया है, मज़े हैं सबके। नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है और तीसरे कार्यकाल में वो खासकर महाराष्ट्र जीतने के बाद बिल्कुल सीना 56 इंच से ज़्यादा हो गया है और चल रहे हैं। लग रहा है जैसे बिहार भी जीतेंगे, बंगाल भी जीतेंगे, सबको यही लग रहा है। बंगाल में भी अगले साल चुनाव है। लेकिन क्या ये सब होने जा रहा है, या जो बात कह रहे हैं हमारे साथी अनिल सिन्हा जी, वो उसमें दम है? इस पर सोचिएगा, इस पर हम लोग भी आने वाले समय में विश्लेषण करेंगे और थोड़ा और गहराई में जाके। लेकिन कुछ तो चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी कि कुछ तो चल रहा है अंदर खाने। और ऐसे बयान क्या सोच समझ के दिए जा रहे हैं या अनायास? राजनेता जो होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, आप भी जानते हैं, कई राजनेता इस कार्यक्रम को देखते हैं, वो अच्छी तरह से जानते होंगे, और हम लोग भी जानते हैं कि कितने गहरे होते हैं। अमलेंदु जी, छात्र राजनीति आपने भी की है, क्या आप में भी उतनी गहराई थी? नेता कितने गहरे होते हैं? आप तो भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी में राजनीति करते थे, ज़रा आपसे भी समझूं कि क्या, और कई नेताओं के संग रहे, क्या इतनी गहरे होते हैं नेता कि जाकर माइक आते ही कुछ और बोलने लगते हैं? कर्नल सोफिया कुरैशी को वो आतंकवादियों की बहन बोल देते हैं, वो पूरे सेना को, भारत को नरेंद्र मोदी के चरणों में ला देते हैं। इतने गहरे होते हैं। राजीव जी, मेरे समय तक जो राजनेता आते थे वो या तो यूनिवर्सिटीज की नर्सरी में निकल कर आते थे या जमीन पर काम कर कर आते थे। अब जो आते हैं वो ठेकेदार आते हैं, चोर चक्के आते हैं, और जाने कौन कौन लोग सब आ जाते हैं राजनीति में। अपराधियों की भरमार हो गई है, सब कुछ हो गया है। लेकिन जब तक मेरा समय था, जब तक मैं छात्र राजनीति में था, हालांकि गंदगी उस समय शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उस समय तक लोग जो थे वो छात्र राजनीति से आते थे और कम पढ़े लिखे भी होते थे, लेकिन राजनीतिक समझ जो थी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। और इस तरह की उलझुल बातें उस समय भी होती थी अखबार में छपने के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ करता था जैसे आज हो रहा है। आज तो राजीव जी सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी हैं, जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA हैं। तो सब लोग उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। और दूसरे जो है वो अमित शाह जी हैं, जिनका जीवन ही उनका संदेश है, लिखा हुआ है उनके पोस्टर पे, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो अब जब जिनका जीवन संदेश है, तो संदेश देने वाले इतने महान व्यक्तित्व हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो बाकी लोग वही तो संदेश लेंगे जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह संदेश देंगे। तो वही संदेश लिया जा रहा है और दिया जा रहा है। अब रविशंकर प्रसाद जी की कुड़हन जो है राजीव जी वो सामने जो आ रही है, जाहिर सी बात है कि रविशंकर प्रसाद नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से सीनियर लीडर है। और अब मंत्री थे, चलिए तब तक ठीक था। अब तो मंत्री भी उनको नहीं बनाया और निकाल कर बाहर कर दिया मंत्रिमंडल से, और बेइज्जत करके निकाला मंत्रिमंडल से। यानी कि जब वो आया राजीव जी मामला पेगासस वाला, तब तक वो निकाले जा चुके थे और जवाब रविशंकर प्रसाद दे रहे थे। अब ये नहीं पता कि पेगासस जो खरीदा गया था वो क्या रविशंकर प्रसाद की भी जासूसी कर रहा था, हालांकि अश्विनी वैष्णव का नाम तो आया था कि उनकी जासूसी कर रहा था। तो रविशंकर प्रसाद की कर रहा था नहीं कर रहा था ये तो पता नहीं, ये तो रविशंकर प्रसाद को मालूम होगा जो खरीदा। अगर उन्होंने ही था पेगासस तो बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो लेकिन रविशंकर प्रसाद ने भी जो है वो कायदे से काम लगाने की कोशिश की। और राजीव जी यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रविशंकर प्रसाद भी भले ही जो है वो विद्यार्थी परिषद से आए हो, RSS से आए हो, लेकिन राजनीतिक प्रशिक्षण हुआ है उनका। मतलब रविशंकर प्रसाद जो है वो कुंवर विजय शाह या जगदीश देवड़ा नहीं है। तो इसलिए जो कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद उसके मायने अलग हैं, और जो कुंवर विजय शाह और जगदीश देवड़ा कह रहे हैं वो अलग है। कुंवर विजय शाह और जगदीश देवड़ा जो है वो जीवन का संदेश ले रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, और जो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं वो संदेश ले रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी से, जिनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी, बड़ी खराब पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो, गलत स्कूल में हुई हो, लेकिन जो ट्रेनिंग हुई उनकी राजनीति के स्कूलों में, तो वहां से ले रहे हैं। तो ये राजीव जी अंतर है जो। और जो कंगना रनौत कह रही है, ठीक है कि कंगना रनौत भी भाई अभिनेत्री हैं और अभिनय की कला उन्होंने ली है, तो ये कैसे बर्दाश्त करें कंगना रनौत की प्रशिक्षण तो लिया है अभिनय का कंगना रनौत ने,
और सदी का महानायक जो है वो दूसरा हो जाए पॉलिटिकल एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए वाला व्यक्ति। तो वहां भी जो है दिखा दी अपनी अभिनय की कला जो है दिखा दी है कंगना रनौत ने कि पापा कह रहे हैं कि पापा अंकल से कह दो पापा घर पर नहीं है, तो पापा जवाब देंगे पापा घर पर है कि नहीं है। और उन्होंने कह दिया साफ साफ कि पापा ने कहा है कि कह दो पापा घर पर नहीं है। तो ये राजीव जी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चीजें चल रही है वो कई स्तर पे असल में चल रही है। एक तरफ तो ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का खुद का मतदाता जो है वो सवाल उठा रहा है कि ये सीज फायर जो थी वो क्यों की गई और क्या लक्ष्य पूरे हो गए। जिन जो हमारे पहलगाम में मारे गए लोग क्या उनका बदला हमारा पूरा हो गया और इसका नतीजा क्या हुआ कि जितने मारे गए थे पहलगाम में और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद उतने ही लोग चले गए मारे गए पाकिस्तान की कार्रवाई में बोल्शेविक में। तो ये आखिर बदला किस तरीके से पूरा हुआ। और राजीव जी एक महत्वपूर्ण बात जो उमर अब्दुल्ला ने कही कि आप ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो पुंछ में लोग मारे गए हैं वो भी भारतीय थे जो पाकिस्तान की गोलाबारी में मारे गए हैं। आप पहलगाम के लोगों की बात कर रहे हैं लेकिन पुंछ में जो लोग मारे गए हैं आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आपकी स्मृति से गायब क्यों है। तो राजीव जी जाहिर सी बात है कि जब लक्ष्य जो है वो किसी तरीके से सत्ता पाना और सत्ता में बने रहना है तो फिर चाहे पहलगाम में मारे गए लोग हों चाहे पुंछ में मारे गए लोग हों, ये सब जो है फिर वो एक तरह से कहा जाए वो राजनीतिक टूल के तौर पे ही इस्तेमाल किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये साफ तौर पे आ गया। आप देखिए राजीव जी रविशंकर प्रसाद जो कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी जाते वहां, राहुल गांधी तो गए थे शुभम द्विवेदी के घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा लगा हुआ था कानपुर का और कानपुर का दौरा स्थगित किया, कैंसिल किया और बिहार गए उसी दिन। तो रविशंकर प्रसाद जो कह रहे हैं राजीव जी वो ऐसा नहीं है कि यूं ही आके राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए कह रहे हैं। रविशंकर प्रसाद भी अब ट्रंप की तरीके से मुझे लगता है मोदी जी को समझा रहे हैं कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस होती क्या है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रविशंकर प्रसाद हों या जगदीश देवड़ा हों या विजय शाह हों या कंगना रनौत हों या इनसे पहले के काफ़ी लोग हैं, लंबी लिस्ट है, ये तो अभी अभी के हैं। ये सब आखिर क्या अपनी ही पार्टी की पोल खोल रहे हैं या इनके कारण जो बीजेपी है वो बैकफुट पे जा रही है। इधर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तिरंगा यात्रा के लिए स्कूलों को संपर्क किया जा रहा है क्योंकि उसका प्रतिसाद अच्छा नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, ये कहा जा रहा है। और आखिर इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ज़रूरत इस बात की भी क्यों पड़ रही है कि पिक्चर अभी बाकी है कहा जाए? ज़रूरत इस बात की क्यों पड़ रही है कि बार बार हम अलग अलग मीडिया संस्थानों के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रफाल नहीं कुछ और था, ये नहीं कुछ और था। और जैसे प्रशांत जी आपके पास ही आना चाहता हूँ, जैसे अभी आप कह रहे थे कि 30 साल पुराना एक केस निकाला गया गुजरात समाचार का और उसमें उनको गिरफ्तार किया गया, ईडी की छापेमारी हुई मीडिया संस्थानों पे, जिस पे राहुल गांधी ने भी बहुत अच्छी बात लिखी है और बहुत अच्छी बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखी है और लगातार इन लोगों ने कहा है कि मीडिया को इस ढंग से दबाने की कोशिश ना हो। लेकिन दूसरे हिस्से को देखिए आप, मीडिया का एक हिस्सा और मीडिया का दूसरा हिस्सा जो लगातार महिमा मंडन में लगा हुआ है, लगातार लगा हुआ है। आप देख लीजिए, पाकिस्तान वाले मामले में ही याद कीजिए कि कैसे, और अश्विनी वैष्णव ने तो बिल्कुल इन लोगों का धन्यवाद कहा जिन लोगों ने कराची को अपने कब्जे में ले लिया था, जिन लोगों ने कहा था कि कल सुबह चाय पिएंगे हम इस्लामाबाद में, जिन लोगों ने लाहौर को तो पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था। तो क्या इस ढंग की पत्रकारिता ही यहाँ पर फले फूलेगी? ये यहाँ बहुत ज़रूरी है। और कई बार हम लोग मैं ही कई बार अपनी बातें रखता हूँ तो कई बार संकोच भी होता है कि पता नहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिए, क्योंकि फ़ोन तो आते रहते हैं। जिस समय 4 PM को बंद किया गया था उस समय मेरे पास भी फ़ोन आए और मुझे ऑनलाइन इस वक्त तमाम साथियों के बीच कहने में कोई गुरेज नहीं है, धमकाया तो हमको भी जाता है कि शांत हो जाओ वरना देख लो क्या हो रहा है। तो इसलिए ये बात यहां रखना ज़रूरी है कि क्या तलवार की धार पे चल के पत्रकारिता करते रहेंगे जीवन भर? प्रशांत जी। राजीव जी, करना तो तलवार की धार पे ही पड़ेगा, क्योंकि सच किसी भी सरकार को पसंद नहीं आता है। और फ्रैंकली मैं बताऊं कि मैं तो यूपीए की सरकारों के वक्त संपादक था, तब भी नोटिस आते थे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तब की सरकारों को बड़ा वो टॉलरेंट थी आलोचना के प्रति, लेकिन एक सीमा के अंदर, मतलब उनके कोई एडवाइजरी आई
अब वो अगर मैंने नहीं मानी तो उसके लिए फोन दोबारा नहीं आता था कि आपने क्यों नहीं मानी। कहीं मिलेंगे तो कह देते थे मुस्कुराते हुए कि भाई आप तो वही लेकिन यही फर्क है। जी, तो एडवाइजरी तब भी आती थी आईएमपी मिनिस्ट्री से। अब उस एडवाइजरी को मैं मानना या नहीं मानना वो हमारे ऊपर है। कई बार ये होता था कि एडवाइजरी जो है वो ठीक ठाक होती थी, उसको मान लिया जाता था। कई बार लगता था कि नहीं, अब ये हमारे डोमेन में अतिक्रमण हो रहा है, अब ये पत्रकारिता में अतिक्रमण हो रहा है, तो उसको नहीं मानते थे। तो कहीं भी जैसे मान लीजिए कि जो आईएमपी मिनिस्टर हुआ करते थे उस जमाने में, अंबिका सोनी जी थी। अंबिका सोनी जी मुस्कुराते हुए कह भी देती थी कई बार कि भाई आप लोग तो सुनते ही नहीं है, ऐसी बातें। लेकिन ये नहीं कि ईडी पड़ जाए छापे में, सोशल मीडिया में ट्रोलिंग शुरू हो जाए। तब तो सोशल मीडिया नहीं था उसका प्रभावी, लेकिन कोई पुलिस लग जाए पीछे, एफआईआर हो जाए, ये नहीं होता था। तो ये एक नया चलन आया है और उसके साथ दूसरा चलन की शुरुआत हो चुकी थी, वो विज्ञापन से सेंसरशिप कि विज्ञापन का जो सेंसरशिप है वो शुरू हो गया था। और इसको शुरुआत नीतीश कुमार ने बिहार में की, लेकिन मोदी ने इसको बिल्कुल संस्थागत कर दिया। और केवल सरकारी विज्ञापन ही नहीं, राजीव जी आपको तो मालूम होगा, कॉर्पोरेट को भी धमकाते हैं कि आप उनका विज्ञापन मत दो। जो सरकार की आलोचना करता है मीडिया हाउस, उसको मोबाइल फोन या वॉशिंग मशीन या दूसरे और जो विज्ञापन है वो भी नहीं मिलते। रामदेव का तो बहुत स्पष्ट है कि कहाँ मिलता विज्ञापन और क्या चलता है, वो तो आप लिंक कर सकते हैं सीधा सीधा। लेकिन कॉर्पोरेट हाउसेस को भी धमकाया जाता है। तो ये एक बड़ा नेक्सस है जो कि ये चल रहा है। और इस दौर में जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं सीमित संसाधनों में, वो एक बड़ा काम कर रहे हैं और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं गुजरात समाचार के दफ्तर गया, मैंने बताया था आपको। उसके दफ्तर राजीव जी जाएंगे तो वो बिल्कुल जैसा रायपुर में देशबंधु का दफ्तर है वैसे ही दफ्तर है उनका। कोई कॉर्पोरेट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, पुराना सन 50 के दशक का फर्नीचर है, ऐसे ही अखबार है वो, और पुरानी बिल्डिंग है और वो एक अखबार निकलता है वहां से, लेकिन प्रभावशाली अखबार है। और राहुल गांधी ने उनको समर्थन किया, लेकिन वो राहुल गांधी के भी समर्थक नहीं है, वो कांग्रेस के भी समर्थक नहीं है। तो वो एक न्यूट्रल अखबार निकालते हैं, पत्रकारिता करते हैं। और बहुत से हमारे सुनने वालों को लगता होगा कि हम कांग्रेस के समर्थक है, ऐसा कुछ। कल को यूपीए सरकार सत्ता में आएगी, हम सरकार से फिर भी सवाल पूछेंगे। बिल्कुल। आज अगर यूपीए की सरकार होती और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्वीट करता, तो हम यूपीए से भी सवाल पूछते ना कि भाई ये सीजफायर वॉशिंगटन में तय हो रहा है। और आज भी पूछते हैं, आज भी पूछते हैं। अभी 3 दिन पहले जब बात हो रही थी कि राहुल गांधी आज 16 तारीख, आज उनको राहुल गांधी को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। जयराम रमेश ने घोषित तौर पे परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 16 तारीख को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम लोग उसी दिन परसों बोल रहे थे, डॉक्टर राकेश पाठक जी बोल रहे थे कि क्या इसके लिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उसके लिए दिन, तारीख और मुहूर्त निकालना पड़ेगी राहुल गांधी को, या ऐसे सवाल हम लोग कई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष है तो उससे सवाल ना हो, सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष से ज्यादा सवाल किया जाएगा क्योंकि वो देश चला रहा है, इसलिए उससे ज्यादा सवाल। जी, जो बड़ा सवाल है राजीव जी, बड़ा सवाल जिसकी चर्चा देश में होनी चाहिए, दुनिया में हो रही है, कि आपकी विदेश नीति 10-11 साल की औंधे मुंह गिर गई। वो विदेश नीति थी ही नहीं, वो कोई इवेंट मैनेजमेंट हो रहा था 11 साल से जनता के टैक्स के पैसों से। एक भी देश, इजराइल भी
थोड़ा सा दाएं बाएं कर कर। बाकी कोई भी एक बड़ा देश जिसकी हैसियत तो दुनिया के विश्व पटल पर आपके साथ नहीं आया। ट्रंप के ट्वीट, जो ट्रंप का ट्वीट जिसकी चर्चा बहुत है, जहां से सीज फायर की बात शुरू होती है, उस ट्वीट में भी आतंकवाद का नाम नहीं है राजीव जी। नहीं है, अभी तक नहीं है, वो अभी तक आतंकवाद नहीं की है, बात नहीं कर रहा है। एक बार नहीं। यस, तो जो आपने ये भी अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि ये शब्द कौन सा इस्तेमाल होगा जिसकी बहुत अहमियत है डिप्लोमेसी में। एक भी बड़े देश ने ये नहीं कहा कि आतंकवाद, जब हमला हुआ था 22 तारीख को, तब सबने कहा था, लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ तब लोगों ने आतंकवाद की बात करना बंद कर दिया। तब डी एस्केलेट करने की बात किया। डी एस्केलेट करने का मतलब भारत पाकिस्तान दोनों तनाव कम करें। जो पाकिस्तान के पक्ष में जो लोग गए, जो देश गए, उन्होंने डी एस्केलेशन की बात नहीं की। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के साथ, संप्रभुता के साथ खड़े हैं। आप आज उसको प्रतिबंध लगा रहे हो टर्की के ऊपर, लेकिन टर्की ने ये कहा, चीन ने ये कहा। इसकी समीक्षा, एक ऑब्जेक्टिव समीक्षा होनी चाहिए पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी। और हमारे देश का जो बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है, जो अखबारों में बड़े बड़े लेख लिखता है, उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो चुकी है, या किसी लालच में है या वो डर में है। वो बेसिक सवाल नहीं उठा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सवाल उठ रहा है। कितने शर्म की बात है राजीव जी कि अगर हमको हमारे सेना का अगर कोई जो है हवाई जहाज गिर गया है, उसकी खबर हमको न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़नी पड़े, CNN में पढ़नी पड़े। हमारी विदेश नीति के बारे में एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस वॉशिंगटन पोस्ट में हमको पढ़नी पड़े। हमारे देश के अखबार क्यों नहीं लिखेंगे? क्या अब तक नहीं लिखते रहे? लिखना चाहिए, क्योंकि इसकी अगर आप समीक्षा अभी नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कल ऐसी स्थिति आएगी जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि ये अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो जब फिल्म अगर बाकी है तो उस फिल्म को पूरा करने के लिए डिप्लोमेसी ग्लोबल लेवल पे आपकी क्या होने जा रही है। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था राजीव जी, तब भी आपको याद होगा कि मैंने कई बार ये कहा कि विदेश मंत्री विदेश में क्यों नहीं है। अब दिखाई दे रहा है कि विदेश मंत्री विदेश में नहीं है, उसका असर क्या है। तो इस बात की पूरे देश में बहस होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए कि 11 साल से जो विदेश नीति चल रही थी, जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट मणिपुर के बारे में चर्चा करती, रेजोल्यूशन पास करती आपके बारे में, वो पहलगाम पे खामोश है। तो ये कौन से विश्व गुरु है भाई? जी बिल्कुल। आप वो हबीबी कर आ रहे थे, वो हबीबी ने भी आपका साथ नहीं दिया। वो ट्रंप के सामने ताली बजा रहे थे बैठ के। तो इसकी समीक्षा, इसकी चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए कि ये विदेश नीति क्या है और आगे इसमें करेक्टिव स्टेप्स क्या हो। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक बात और है कि अगर यूपीए की सरकार होती तो इतना दावे के साथ कह रहे हैं हम कि ये नौबत ही नहीं आती। और उनके लोग कपड़ा बदलते थे तो उनका पद ले लिया जाता था, उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता था। याद है ना आपको 2026-11। और ये यूपीए के शासन में होता था। उस शासनकाल में बहुत कुछ हम लोगों ने ऐसा देखा जिसकी चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए देश की जनता को थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखना चाहिए कि उस समय क्या था, अभी क्या है। हालात कितने बिगड़ गए हैं इसका अंदाज़ा शायद नहीं है देश के उस पार्ट के उस आबादी के पास जो आज मदमस्त है। एक तस्वीर अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी ने भेजी है और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन करवाया जा रहा था। अभी प्रशांत जी आप कह रहे थे अपने पहले वक्तव्य में
मैं कहूँगा हमारी टीम अगर दिखा सके तो दिखा दे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हवन पूजन कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, क्या इसीलिए भाजपा के लोग करवा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं अब? तो बहुत कुछ है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए और चारों तरफ जो तस्वीर जो दिख रही है, फोटो डोनाल्ड ट्रंप की है, पूजा भाजपा के लोग करवा रहे हैं। ये ज्यादा पुरानी तस्वीर नहीं है, पिछले साल और जनवरी में तो इन्होंने शपथ ग्रहण किया है, दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। ये देख लीजिए, ये आपके राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसके लिए यहां हवन पूजन कीर्तन कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए, कम से कम अब इसी देश की तरक्की के लिए इतना पूजा कर लेते तो ज्यादा भला होता। जी प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? फिर आता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास। हवन तो कामयाब हो गया, ट्रंप आ गए जी। इस बात के लिए हवन नहीं था कि वो आने के बाद क्या करेंगे। नहीं ठीक है, आस्था का विषय है, ये आस्था का विषय है और इस पर चोट नहीं, इस पर कोई बात नहीं, मैं नहीं करता इस पे बात। ठीक है प्रशांत जी, आपने जो कहा बिल्कुल, हवन कामयाब हो गया, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि इनकी जगह पे अगर देश की तरक्की के लिए, देश के उन गरीबों के लिए, उन बेसहारा लोगों के लिए, उन वंचितों के लिए, इनके लिए कर लेते, जिनको जीभ साफ करवानी पड़ रही है उनके लिए कर लेते तो बेहतर होता। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं। देखिए बहुत सारी बातें चल रही हैं, एक बात हमारे तमाम साथी जानते होंगे, राष्ट्रपति महोदया ने एक चिट्ठी लिखी है 14 सवालों के साथ, और यह चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम है और राष्ट्रपति के काम की समीक्षा की बात है। ये सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, मैं यहां चर्चा के लिए नहीं रख रहा हूं, लेकिन संविधान किस दिशा में जा रहा है इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान सबको देने की जरूरत है। हमारे तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए भी कह रहा हूं कि ये अब एक समय ऐसा आ गया है जहां सीधे संविधान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि गवई साहब जो अब सीजेआई हैं, BR गवई, उन्होंने ओथ लेने से पहले इसी सैटरडे बीता हुआ जो शनिवार है उस दिन एक भाषण में कहा था कि संविधान सर्वोपरि है। उसी संविधान को सामने रखकर राष्ट्रपति महोदया ने सवाल पूछे हैं कि राष्ट्रपति के क्या क्या काम हैं और राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक आए तो उसको कितने दिनों में, आपने जो 3 महीना कहा है, कितने दिनों में इसका जवाब देना चाहिए और कौन कौन से ऐसे 14 सवाल हैं पूछ लिए। आखिर चल क्या रहा है ये सवाल, थोड़ा सा क्योंकि दिमाग में कुछ चीजें कौंध जाती हैं, इसलिए डॉक्टर साहब कह रहा हूं मैं कि चल तो ठीक नहीं रहा है। ये एक सूचना और नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले नंबर पे राष्ट्रपति कौन है, वहां कौन विराजमान है, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो पद सर्वोच्च पद है। पहली सूचना तो एक ताजा सूचना ये है कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी केस रजिस्टर हो गया है। बूंदी राजस्थान के कांग्रेस नेता हैं चरमेश शर्मा, उन्होंने फरियाद की थी और उसमें भारतीय नारी के अपमान को भी उन्होंने साथ में जोड़ा था, राष्ट्रीय एकता अखंडता के अलावा। उस आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। पहले आपके इस प्रश्न पर आ जाते हैं, फिर विदेश नीति की बात जो प्रशांत जी कर रहे थे उस पर आएंगे। देखिए अब एक ही ऐसा स्तंभ बचा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, उनकी सत्ता के बीच में रोड़ा सा दिखाई देता है, वो स्तंभ है सर्वोच्च न्यायालय। अब लगातार पिछले कुछ समय से जिस तरह से धमकाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को, कभी किरण रिजिजू जी धमकी देते हैं, कभी उपराष्ट्रपति देते हैं, कभी सरकार में बैठे हुए दूसरे लोग भी देते रहते। एक सांसद ने तो देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उन्होंने उसे बदतमीज, सर्टिफाइड, गैर जिम्मेदार वगैरह कहकर माफ कर दिया। यद्यपि वो बात अगर किसी भी और आदमी ने कही होती तो न जाने कितने समय के लिए वो जेल में होता है। न्यायपालिका को कमजोर करने, उसको कॉर्नर करने की ही एक प्रक्रिया मुझे इसमें भी दिखाई दे रही है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद अब तक
एफआईआर होने के बाद भी विजय शाह गिरफ्तार नहीं हुआ है। शायद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों तक ये संदेश देना चाहती है कि अब अदालतों की कोई वक़्त नहीं है उसकी नजर में। आप देते रहिए आदेश, आप मुकदमा दर्ज कराते रहिए। पहले तो मुकदमे में ससम्मान श्री लगाया जाएगा आरोपी के नाम के आगे, श्री विजय शाह। फिर उसमें वे धाराएं नहीं होंगी, वो भाषा नहीं होगी जो हाईकोर्ट ने कही थी। फिर दोबारा मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी। इसी का विस्तार मैं वहां देखता हूं जहां राष्ट्रपति के जरिए सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे गए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देगा देखते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन ये सच है इस देश में संविधान ही सर्वोपरि है और अंततः उसे सबको मानना पड़ेगा। अब उस विषय पर आते हैं जो प्रशांत जी ने जिसकी मीमांसा की, हमारी विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम कितने नाकाम रहे। हमारे दर्शक जानते होंगे, ज्यादातर लोग, हम लोग लगातार जब से सीज फायर हुआ है, जिस दिन सीज फायर हुआ था उस दिन भी श्रीमती इंदिरा गांधी टॉप ट्रेंड में थी। हम लगातार याद दिला रहे हैं कि बांग्लादेश युद्ध से पहले इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया था। उनकी सरकार ने, उनके विदेश मंत्री ने, उन्होंने कितने दौरे किए थे। अमेरिका में रिचर्ड निक्सन को क्या कहकर आई थी और यहां लौटने के बाद क्या जवाब दिया था। और हमारी इस सरकार ने क्या किया। 22 अप्रैल को हमले के बाद से किसी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की कोशिश नहीं हुई। कोई दौरा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने किसी से कोई संवाद नहीं किया, विदेश मंत्री ने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। प्रशांत जी जो कह रहे थे उसमें एक संशोधन है। सर, एक देश बड़ी छाती ठोक कर हमारे साथ खड़ा हुआ, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार। उससे थैंक यू वेरी मच कहा है हमारे विदेश मंत्री ने। बाकायदा वहां उनका जो काउंटर पार्ट है, समकक्ष मुतक्की, उन्हें फोन किया है। यद्यपि जनवरी में दुबई में मुलाकात हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री की इन्हीं तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मुतक्की से हो चुकी थी। तो एक देश तो हमारे साथ खड़ा हुआ, तालिबान। अब हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन के समय 4 दिन में कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। तुर्की जैसे देशों के खिलाफ बहिष्कार की मांग चल रही है, लेकिन अब जब सांप निकल गया तो लाठी पीटने के लिए भारत सरकार 30 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल सर्वदलीय विदेश यात्रा पर रवाना करने वाला है। किरण रिजिजू उसके कोऑर्डिनेटर होंगे। उसमें शशि थरूर हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, तमाम अलग अलग पार्टियों के सांसद हैं। और वे अब दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, किन परिस्थितियों में करना पड़ा, हमारा क्या जमा खर्च है, हमारा क्या हासिल है। देश में तिरंगा यात्रा के जरिए घर घर जाकर बताना पड़ रहा है। इतनी बड़ी कामयाबी को घर में और बाहर बताना पड़े, ऐसा पहली बार हुआ। कम से कम मुझे याद नहीं है कि 72 के इस युद्ध के बाद, यद्यपि हम लोग उस समय छोटे थे, लेकिन बाद में तो इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, क्या दुनिया में किसी को बताना पड़ा है? दुनिया में जो नक्शे छापने वाली कंपनियां और छापा खाने होंगे, उन्होंने बता दिया था कि एक नया देश भूगोल पर बन के प्रकट हो गया है। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। भोंपू लेकर, ढोल ढमाके लेकर बताना नहीं पड़ा था। और अंतिम बात जो आपने भी कही, प्रशांत जी ने भी कही, संयोग से हम 6 लोग उस दौर के पत्रकार हैं। हम 2014 में मिली आजादी वाले न तो नागरिक हैं न पत्रकार। हर बार हम लोग कहते हैं कि यूपीए की सरकारों में भी तो हम सवाल पूछते थे। संयोग से जब करगिल युद्ध हुआ तो मैं नवभारत का संपादक था, पहले पेज पर संपादकीय लिखा। मुंबई हमले के समय मैं नई दुनिया का संपादक था, पहले पेज पर संपादकीय लिखा। तब भी सरकारों से सवाल पूछे। संयोग से पहले करगिल के समय अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए की सरकार थी, मुंबई हमले के समय यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। हमने हमेशा सरकारों से सवाल पूछे। आज हम फिर कह रहे हैं कि इस वक्त राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, मल्लिकार्जुन खड़गे होते, तब भी हम पूछते राफेल गिरा कि नहीं गिरा, हमारे नागरिकों की मौत कैसे हुई, पहलगाम में आतंकवादी आकर वापस कैसे चले गए, उनकी शिनाख्त तब तक हुई कि नहीं। हम ये सारे सवाल तब भी पूछते, ये सवाल आज भी पूछ रहे।
क्योंकि हम सत्ता का स्थायी प्रतिपक्ष हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2014 के बाद से अब एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया जिसके सामने भारत की गौरवशाली सेना नतमस्तक है और उनके अंध समर्थक इस सरकार से सवाल पूछने को देशद्रोह मानते हैं। लेकिन हम फिर भी सवाल तो पूछें। तो राजीव जी, इस वक्त जो कुछ देश में चल रहा है ये देश के हित में नहीं है। सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी या सरकार के विरोध का नहीं है, सवाल देश के पक्ष का है। हम सब लोग देश की बात कर रहे हैं, देश के लिए सवाल पूछ रहे हैं, और हम लोग जिस दिन ये सवाल पूछना बंद कर देंगे, देश गहरे खड्डे में, गहरे गड्ढे में चला जाएगा। क्योंकि इस देश ने पिछले 15 दिनों में जितने अर्ध सत्य, जितने असत्य आत्मसात किए, उतने इससे पहले कभी नहीं किए गए। जितने दावे किए गए न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले से लेकर तुर्की को लेकर, जितने भी, उनमें से 90% का खंडन तो खुद सरकार कर चुकी है। उसके बावजूद अश्विनी वैष्णव उस मीडिया की तारीफ कर रहे हैं जिसने झूठ परोसा था इस दौर में। इसलिए राजीव जी, आप निश्चिंत रहिए। टेलीफोनों से, धमकियों से, हम सबको बहुत धमकियां मिलती हैं। हमें इनबॉक्स में अभी जान से मारने की धमकी तक मिली, हमने कभी उल्लेख नहीं किया, लेकिन हमारा फर्ज है, और अपने फर्ज को निभाते हुए जान भी चली जाए तो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई कई बार इसका जिक्र कर देना भी ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ कर रहा हूँ, वरना इन चीज़ों का जिक्र करके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम लोग, हमारा प्रोफेशन यही है, हम यही काम करते हैं, हमारी रोजी रोटी भी यही है। तो बिल्कुल फिर डरना क्या। हमारे जब सैनिक नहीं डरते हैं, जब जान रहे हैं कि दूसरे साइड से किस ढंग का हमला किया जा रहा है, फिर भी वो बॉर्डर पे रहते हैं। तो इसलिए हम भी उसी सेना में से हैं, लेकिन वैसे नहीं हैं, सूचनाओं के सेना हम हैं। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं, समय खत्म हो रहा है, लेकिन आप लोगों के विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सुनील जी, बहुत कुछ हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, लेकिन ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर क्यों बीजेपी के लोग ही बीजेपी की लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। क्या कारण है? गलती से हो रही है या बहुत हो गया? 11 साल, 12 साल, 12वां साल चल रहा है, सत्ता पर काबिज हो गए, इसलिए क्यों? दरअसल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप ने जिस तरह के अपने समर्थकों को तैयार किया है, उस तरह के समर्थकों की यही प्रतिक्रिया हो सकती है। आप याद कीजिए, पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पे है, भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक, मैं कट्टर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, सुबह से शाम तक केवल प्रधानमंत्री और बीजेपी का समर्थन करते हैं, उन लोगों ने सार्वजनिक तौर पर सोफिया कुरैशी को प्रवक्ता बनाए जाने का विरोध किया जी। और उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय उचित नहीं है, सार्वजनिक रूप से कहा। और कई लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के और इस सरकार के और सम्मानित प्रधानमंत्री जी के जबरदस्त समर्थक हैं, वो कुछ भी उनके बारे में नहीं सोच सकते। ऐसे लोगों के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस सरकार के अपने निर्णय के खिलाफ उठने वाले सवालों को जो बीजेपी के समर्थक उठा रहे थे, उनका कोई प्रतिवाद नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के वो समर्थक जो विक्रम मिश्री के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ टिप्पणी कर रहे थे, वो अलग हुआ। इसलिए इस पूरे वातावरण, इस पूरे घटनाक्रम के कारण बीजेपी को जो राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए था, जिसकी अपेक्षा उनके समर्थक कर रहे थे, वो मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। लोगों ने खारिज कर दिया। और डे फर्स्ट से आप इस घटना देखिए, जब पहलगाम में यह घटना हुई तो सबसे पहले तत्काल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस बात को बहुत स्थापित करने की कोशिश की कि धर्म पूछ कर गोली मारी गई। गोली मारना, निरपराध नागरिकों की निशंस हत्या होना, उनकी आतताइयों के द्वारा इस तरह का घटनाक्रम को अंजाम देना, इसको गौड़ करने की कोशिश की गई। धर्म के नाम धर्म हत्या की गई, इसको बहुत प्रमाणित करने की। आखिर क्यों? केवल इसीलिए कि जो ध्रुवीकरण की स्थिति है, उस ध्रुवीकरण की स्थिति को और व्यापक बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर में निरपराध मजदूरों के ऊपर गोलियां चली, लगातार सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, हमारे कई सुरक्षा कर्मियों का बलिदान हुआ। यह बात तो कभी नहीं उठाई गई कि धर्म पूछ कर कोई हत्या की गई या धर्म पूछ कर नहीं हत्या की गई।
ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप इस ऑपरेशन के नामकरण से लेकर इसको और की जो कोशिश थी वो वही था कि राष्ट्रवाद के नारे को व्यापक किया जाए, वो अभी नहीं चला। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, सेना के शौर्य पर थोड़ी किसी का सवाल है। और इस ऑपरेशन के क्रम में जब युद्ध विराम की स्थिति आई तो जो घटनाक्रम हुआ उस पर सवाल पैदा हुए कि भारत का तो एक गौरव ही नहीं था कि हमारे मामले को कोई तीसरा आदमी हम हस्तक्षेप करें, और आप तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से युद्ध विराम के दौर पे चले जाते हैं और दावे लंबे लंबे कि हम कराची को तोड़ दिए, इस्लामाबाद तोड़ दिए, लाहौर को पता नहीं क्या कर दिए, नया एक राष्ट्र बना दिए, क्या क्या बातें कही गई। और ये पता चला कि आप किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप से अपना युद्ध विराम कर लिए, तो वो राष्ट्रवाद का जो एक आंधी चलाने की कोशिश की जा रही थी वो भी नहीं हुआ। यह हताशा बीजेपी के लीडरशिप में, उनके कार्यकर्ताओं में, उनके रैंक एंड फाइल में, यह इस बात की निराशा है। और इस निराशा में तमाम तरह की बातें की जा रही, और इस घटनाक्रम से लोगों का ध्यान हटाने के लिए तमाम तरह की चीजें चल रही। लेकिन वो जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो माहौल से उनके साथ लोग खड़े नहीं हो पाए, ये समस्या हो गई। दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष मौका नहीं दिया, उन्होंने एक लाइन में सबसे कहा कि सरकार के साथ वो खड़े हैं। और भारत का विपक्ष पहली बार, भारतीय जनता पार्टी जब भी विपक्ष में रही उससे सवाल पैदा किए। 1948 के घटना को लेकर के अमित शाह साहब के अभी के बयान को सुन लीजिए, उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया था। 1948 में, 62 में, 65, 71 में हर समय सवाल पैदा किए गए जी, लोग खूब सवाल पैदा हुआ। बीजेपी लगातार सवाल पैदा किए, धरने दिए लोगों ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने धरना दिया था 1965 में, ताशकंद समझौते का विरोध किया जनसंघ ने। वह उस तरह की गलती कम से कम किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा रहा, तो सरकार के पास यह भी कहने के लिए नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं मिला कि राजनीतिक स्तर पे हमारा विरोध किया जा रहा था। कोई मौका नहीं था, जो चाहते सो करते। पूरा देश सेना के साथ खड़ा था। अब जो एक युद्ध के उन्माद के नाम पर जो राजनीतिक लाभ मिलने की कोशिश की गई थी, कुछ नहीं मिला। अब ये आपने राष्ट्रपति जी की चिट्ठी की बात की, राष्ट्रपति जी की चिट्ठी नहीं है, यह सरकार की चिट्ठी है। क्यों सरकार की चिट्ठी है? राष्ट्रपति अपने आप से कोई काम नहीं करती। राष्ट्रपति के साथ लिखा हुआ है कि वह सरकार के सहयोग और परामर्श से काम करेंगे। राष्ट्रपति को अपने मन से काम करने का संवैधानिक दायित्व नहीं है। तो राष्ट्रपति के नाम पर जो चिट्ठी लिखी गई है वो चिट्ठी सरकार की चिट्ठी है, और यह सरकार की चिट्ठी उसी नैरेटिव, राजनीतिक नैरेटिव को बढ़ाने की कोशिश है जो सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आई थी। जो बातें उपराष्ट्रपति महोदय ने की कि राष्ट्रपति को निर्देश दिया जा रहा है। राष्ट्रपति या इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई संवैधानिक पद बैठा हुआ व्यक्ति आलोचना से परे नहीं है। संविधान महत्वपूर्ण है, संविधान सर्वोच्च है, संविधान के अनुसार सबको काम करना है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, तो सरकार उस पॉलिटिकल नैरेटिव को कोशिश कर रही है और यह माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि देखिए राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिख देगी। ये सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है, न्यायिक आदेश है, यह कोई प्रशासनिक चिट्ठी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने या सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी है, यह बाकायदे न्यायिक आदेश है। और अगर इस न्यायिक आदेश से सरकार असहमत है तो वो रिवीजन इस निर्णय को चुनौती दे दे, वो न्यायालय में जाए, उसकी प्रक्रिया है। चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है? और यह कोई प्रेसिडेंट रेफरेंस के रूप में भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि कोई नया विषय नहीं है। इस विषय पर बाकायदे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया तो आप प्रेसिडेंट रेफरेंस का तो कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। तो सरकार एक राजनीतिक एजेंडे के तहत चिट्ठी लिख रही है, और वह भी इसके नाम पर जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी उससे भी लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं। इनके समर्थक भी नहीं सहमत हो पा रहे हैं, जो बीजेपी के कट्टर समर्थक लोग हैं। बीजेपी की बेचैनी है, और इस बेचैनी से बचने के लिए वो तमाम तरह के गतिविधियों में शामिल है, लेकिन उससे उबर नहीं पा रही, उससे बाहर नहीं निकल, कोई उसको रास्ता नहीं सूझ रहा है। और उधर पूरा का पूरा विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी, कौन सा राजनीतिक निर्णय हो सकता है कि विपक्ष के नेता, आप रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा प्राप्त है, और एक छात्रावास में घुस जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं। कौन सी बात सही है?
या तो आप जो उनको कह रहे हैं वो सही है, या जो आप उनके साथ कर रहे हैं आप उनको मान रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है कि इस समय जो माहौल वो पिछले कई वर्षों से बना रही थी, उसके कारण से जो उसको राजनीतिक लाभ मिलता हुआ देख रहा था, वो पूरा का पूरा सिजरा बिखरता हुआ दिख रहा है। कैसे संभालेगी, आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, क्लोजिंग, बहुत कुछ सुन लिया आप। देखिए, ये जो इनका है सब कॉन्ट्राडिक्टरी मामला, वो उसको समझना चाहिए। ये जो द्रौपदी मुर्मू जी उन्होंने जो किया है सवाल, तो उसको फिर धनखड़ का सवाल भी रखना चाहिए ना, कि वहाँ संसद तो पार्लियामेंट से सुप्रीम, मतलब जुडिशियरी से सुप्रीम रहेगी, लेकिन विधानसभा जो है गवर्नर से नीचे रहेगा। अभी बताइए, मतलब डायरेक्ट फेडरलिज्म पर अटैक था, और उसको जो है वो फेडरलिज्म नहीं करना है। मतलब वो अब अभी जाकर उनसे उपराष्ट्रपति जी से पूछे कि आपने कहा था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, संसद जो है वो सुप्रीम है, तो यहाँ सुप्रीम है तो राज्य में विधानसभा सुप्रीम होनी है, तो फिर वो जो गवर्नर के अंदर और इस तरह से उनको रोकने का अधिकार कैसे है उनके पास किए हुए बिल को। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या कि इनको डेमोक्रेसी के जो बेसिक्स हैं, चाहे जुडिशरी हो, का इंडिपेंडेंस हो, प्रेस का इंडिपेंडेंस हो, चाहे फेडरलिज्म हो, इस पर अटैक करना है। और आप देख रहे हैं क्या कि उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा। और आप लोग तो हम लोग जो ये सोच रहे थे कि अफगानिस्तान छोड़ के कोई बाकी देश क्यों नहीं आया, किस मूल्य पे आप पे आएगा, किस वैल्यूज के लिए, किस आइडियोलॉजी के लिए। एक कंट्री की एक स्टैंडिंग होती है, उसकी वजह से उसके पास आता है। अब वो जो है आप हो चुका है। एक समय था जो कि हम इंटरवीन कर सकते थे इंटरनेशनल अफेयर्स में, अभी हमारे अफेयर्स में कोई इंटरवीन करने के लिए तैयार नहीं है। और इसमें हम लोग देख चुके हैं कि कश्मीर के इशू पर किस तरह से सोवियत यूनियन जो है हमारे पक्ष में जो है वीटो करता रहा, और कितना आपने देखा, इवन अमेरिका और इंग्लैंड भी, वो भी जो यूनाइटेड किंगडम भी एक सीमा तक ही गया कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान के को समर्थन देने में। तो एकदम ये नहीं हो गया कि नहीं आपको तो छोड़ देना है कश्मीर। तो ये जो स्थिति थी, इसीलिए कि एक मोरल जो स्टैंडिंग है वो डेमोक्रेसी के पक्ष में, सेकुलरिज्म के पक्ष में, एक बेटर ह्यूमन मतलब कंट्री जहाँ पर कि कॉमनल और ये हार्मोनी हो। अब आप रोज जो है गाली दे रहे हैं बांग्लादेश वालों को, बांग्लादेश का घुसपैठिया कर करके, उसके बाद जो है सो आप उनसे दादागिरी कर रहे हैं नेपाल से, उसके बाद जो है आप मुसलमानों को के खिलाफ बकायदा स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है हेट कैंपेन, हेट स्पीच चलता है। वो आपने विजय शाह वाला उदाहरण है सामने अभी, उसमें आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कोई आपके पक्ष में खड़े होगा? क्यों खड़े होने की कोई उनको वजह नहीं है। तो ये वजह ढूंढना होगा, और हमको लग रहा है कि ये जो रिवाइवल ऑफ द कंट्री है, इसका प्रोजेक्ट बनाना चाहिए विपक्ष के लोगों को कि भाई ये जो स्टैंडिंग है, ये जो विदेश भेज रहे हैं, अब आप जैसा अभी पाठक जी ने कहा, अगर थरूर को भेजेंगे तो इसका मतलब कि सिलेक्शन उन्होंने ही किया है, क्योंकि कांग्रेस तो नहीं करेगी थरूर का सिलेक्शन। अगर वो नाम तय हुआ है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि नाम मांगा गया है। थरूर का नाम तो कांग्रेस को कभी नहीं देना चाहिए। थरूर, मनीष तिवारी, इन लोगों का नाम तो एकदम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो उनका स्पोक्सपर्सन बोल के बैठा नहीं, ये तो उनके लोग जाएं तो बेहतर है ना। हाँ, तो ये जो है, ये अगर मान लिया हमने मालूम नहीं कि क्या है, इसको विरोध करना चाहिए कि भाई हमने उनको भेजना है हमको। तो ये और उसको इससे लोग समझ जाएंगे क्या आपकी खबर नहीं देख रहे हैं, क्या आपने संसद की बैठक में विशेष सत्र नहीं बुलाया, आपने कहते हैं कोई ये नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग नहीं की, और सबको लोग को भेज दिया विदेश, और यहाँ जो है सेना के कैंप्स में घूम रहे हैं, और विपक्ष के नेता से मिलने का आपको वक्त नहीं है विपक्ष के लोगों से। तो ये क्या दुनिया देख नहीं रही है? ये सब चलेगा नहीं। ये है क्या कि इससे नुकसान उन्होंने 50 साल से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा दिया। शिमला एग्रीमेंट खत्म है, अब कोई बायलैटरल मैकेनिज्म के लिए कोई बंदिश उनको नहीं रहेगी। उसके बाद आपने एग्जॉस्ट कर लिया। ये जो युद्ध था, ये युद्ध एकदम क्रूशियल मोमेंट पर ही डिसाइड करना था। अब हो गया युद्ध, इसका मतलब उसको रेशनलाइज करें, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ।
उसका कोई सेना के शौर्य से लेना देना नहीं है। वो तो जब आपने कहा तो वो लड़ गई, लेकिन आपने ये डिसीजन क्यों लिया? आप कोई भी अगर टेररिस्ट आ जाएगा और 10-5 लोगों को मार देगा तो आप युद्ध करने चले जाएंगे? ये कोई भी सिविलाइज्ड कंट्री या कोई भी बड़े कंट्री के लिए वो शोभा नहीं देता है। युद्ध में जाना गलत था, और फिर युद्ध हो गया तब उसको जिस तरह से सीज फायर कराने का दावा कर रहा है ट्रंप, उससे आपकी इज्जत गई। तो आप कहीं से, अब हमको लग रहा है कि देश में देश की इज्जत बचाओ, इसका अभियान करना चाहिए। और उसके इज्जत बचाने में पहले है कि इनको जो है आप घेरिए, इनको सवालों के कटघरे में लाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां हम शेयर करने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए, और दिन भर के घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, कुछ बातें छूट जाती हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश हमारी रहती है न्यूज़ पॉइंट के ज़रिए, और हमारे तमाम साथी उसमें अपना विश्लेषण, अपना पुट देते हैं। आप लोग देखते ही हैं, सराहते हैं, पसंद आए तो इसे शेयर भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, प्रशांत